मॉर्निंग, वेलकम टू चंडीगढ़ कैरियर ग्रुप। आज की वीडियो में हम लोग एनडीए 2022 के फर्स्ट पेपर में जो आपके हिस्ट्री के सेक्शन रहा था उनको डिस्कस करेंगे। तो आपके पास आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र, अ क्लासिकल वर्क ऑफ द इंडियन पॉलिटिकल थॉट्स फोकस प्राइमरीली ऑन इकोनॉमी, कल्चर, स्टेटक्राफ्ट या फिर मोनार्की। आपको बताना है, आप एंशियंट हिस्ट्री में बहुत सारी आपने मौर्यन डायनेस्टी को पढ़ा होगा, उसमें आपने देखा होगा कि चंद्रगुप्त मौर्य का नाम आता है। वही चंद्रगुप्त मौर्य जो नंदा डायनेस्टी का जो आखिरी रूलर होता है धनानंद, उसको ख़त्म करके अपनी जो मौर्य डायनेस्टी थी उसको इस्टेब्लिश करेगा। साथ ही साथ इसके बाद आपने देखा था कि चंद्रगुप्त मौर्य को ट्रेन करने का काम जो उनके गुरु होते थे, पॉलिटिकल गुरु जिनको मैं बोलती थी, वो थे आपके कौटिल्य, जिनका नाम अर्थ विष्णुगुप्त या फिर चाणक्य भी होता था। उन्होंने एक बुक लिखी थी, क्या है, अर्थशास्त्र। तो उसमें जो फेमस जो फोकस करा गया था वो किस चीज़ पे करा गया था, क्वेश्चन में ये पूछा हुआ है, इकोनॉमी, कल्चर, स्टेट क्राफ्ट या फिर मोनार्की। देखिए इसका जो आंसर होगा वो आपका मोनार्की होगा। क्यों? एक बार मैं आपको डायनेस्टी लिख के बताती हूँ कि चंद्रगुप्त मौर्य से पहले कितनी डायनेस्टी आई थी और इसके बाद का थोड़ा सा एक बार टाइमलाइन समझते हुए देखिए। देखिए आप लोगों ने लेटर वैदिक एज में महाजनपद की फॉर्मेशन देखी थी और इन्हीं महाजनपद में से आपके टोटल 16 महाजनपद आए थे। 16 महाजनपदों में से भी एक जो सबसे इंपॉर्टेंट था वो कौन सा निकल के आया था, मगध। और मगध पर ही डिफरेंट डिफरेंट जो डायनेस्टी थी वो रूल करना स्टार्ट कर चुकी थी, जिसमें आपने सबसे पहले पढ़ी थी हरियंक डायनेस्टी। हरियंक के बाद आ गई थी आपकी शिशुनाग डायनेस्टी, फिर आपकी आ गई थी कालाशोक, देन नंद, और इसी नंदा को खत्म करके आपकी आज आ गई थी मौर्य डायनेस्टी। और मौर्य डायनेस्टी का जो फेमस सबसे पहला रूलर था उसका नाम क्या था, चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, इसी चंद्रगुप्त मौर्य का मेंटोर का नाम क्या था आपका, कौटिल्य या फिर विष्णुगुप्त, और इसी को मैं बोलती थी चाणक्य। और इसी ने ही बुक लिखी थी आपकी अर्थशास्त्र, जो बेसिकली बताती थी आपके स्टेट क्राफ्ट को। स्टेट क्राफ्ट का मतलब हुआ कि चंद्रगुप्त मौर्य ने कैसे एक स्टेट को छोड़ के अलग अलग राज्यों पे अपनी विजय प्राप्त करी, साथ ही साथ उसने जो कामकाज करने का तरीका था, राज व्यवस्था कैसी होती थी, उसके बारे में सब कुछ इसमें बताया गया है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, वेयर डिड द चरक संहिता ओरिजिनेट। चरक संहिता चरक ने लिखी थी। ठीक है, आपको बतानी है कि ये कौन से ईयर में ओरिजिनेट हुई थी। इसका आंसर जो होगा वो आपका 2nd से 3rd सेंचुरी बीसी में होगा। देखिए चरक संहिता सबसे पहले तो देखना लिखी किसने थी, चरक, और ये कहा जाता है कि फर्स्ट बुक थी ऑफ आयुर्वेद रिलेटेड, बेसिकली जो हमें मेडिसिन के बारे में जानकारी देती थी। चिकित्सा व्यवस्था कैसी होनी चाहिए। ठीक है, अगर मैं इसमें लैंग्वेज की बात करूं, लैंग्वेज आपकी थी संस्कृत लैंग्वेज में लिखी गई थी। साथ ही साथ ये कहीं ना कहीं इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जो एडमिनिस्ट्रेटिव होता है उसके बारे में भी आपको जानकारी देती थी। लैंग्वेज मैंने क्या बताई, संस्कृत, एंड ऑल्सो गिव्स information about political and economic thoughts। ठीक है, बेसिकली रिलेटेड होती थी किससे,
मेडिसिन से। आंसर आपका हो जाएगा बी। नेक्स्ट देखते हैं, अर्ली बुद्धिस्ट स्कल्पचर्स डिड नॉट शो बुद्धा इन अ ह्यूमन थॉट, विच ऑफ द फॉलोइंग सिंबल्स बुद्धा प्रेजेंटेड शोन बाय द अर्ली स्कल्पचर्स। आपने एंशंट इंडिया में जब भी आप धर्म को पढ़ते हैं, मतलब पहले आपका महाजनपद आए थे, महाजनपद के बाद आपके दो रिलीजन आते थे, जैनिज्म और बुद्धिज्म। बुद्धिज्म में भी आप उनसे रिलेटेड अलग अलग सिंबल्स को पढ़ते थे और जैनिज्म में भी बताया गया था। तो बुद्धिज्म में आपको 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं बताने हैं कि गौतम बुद्ध से रिलेटेड कौन से सिंबल होते थे। एम्पिटी सीट और स्तूपा, ये तो बिल्कुल था। व्हील एंड ट्री, हाँ जी, व्हील ट्री स्तूपा ये भी था। एम्पिटी सीट, व्हील ट्री स्तूपा। आपको फोर्थ ऑप्शन कहीं ना कहीं दिख रहा है कि जिसमें सारे के सारे काउंट करके दिए हुए हैं। देखिए, एम्पिटी सीट का मतलब हुआ कि उनकी सिटिंग पोस्चर, वो किस अवस्था में बैठे हुए थे। ठीक है, ये आपका हो जाएगा सिटिंग पोस्चर। जो होगा आपका वज्रासन। व्हील किससे रिलेटेड होता है? 8 फोल्ड पाथ दिया था। 8 फोल्ड पाथ भी कब दिया था? जब उन्होंने, कहा जाता है कि जब वो अपने राज्य का सैर करने गए थे तो वहां पर उन्होंने 4 तरीके के आदमी देखे थे। क्या? ओल्ड मैन, सिक मैन, डेड मैन एंड लास्ट में उन्होंने देखा था एक सन्यासी को। और जब इनको देख के इन्होंने अपने 3 रत्न दिए थे, जिसमें पहला क्या था? वर्ल्ड इज फुल ऑफ सोरो। ठीक है, दूसरा क्या था? डिजायर आर द कोज ऑफ सोरो। एंड थर्ड था, अगर इफ यू कॉन्कर योर डिजायर्स, मतलब संसार दुखों से भरा हुआ है और दुखों का कारण आपकी इच्छाएं होती हैं। अगर आप अपनी इच्छाओं पे काबू पालोगे तो आप अपने दुखों से निवारण प्राप्त करते हो। और उन दुखों से निवारण प्राप्त करने के लिए उन्होंने ये 8 फोल्ड पाथ दर्शाए थे, जिसको मैं 8 मार्गदर्शक भी बोलती हूँ। तो व्हील आपका उससे रिलेटेड हो गया। ठीक है, नेक्स्ट आता है ट्री। ट्री किससे रिलेटेड होगा? जहां पर उन्होंने बैठ के ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, सरमन दिया था। ठीक है, ये कौन सी जगह थी आपकी? बोधि ट्री। ठीक है, मैं बोधि ट्री बोल सकती हूँ। और इसी के साथ इस ट्री का अगर नाम भी पूछ लिया जाए तो वो आपका हो जाएगा पीपल। और स्तूपा, स्तूपा किस चीज से रिलेटेड होंगे? कहा जाता है कि जब इनकी मृत्यु हो गई थी तो इनकी हड्डियों को छोटे छोटे से टुकड़ों में डिवाइड करके एक डोम लाइक स्ट्रक्चर बना दिया गया था, जिसको मैंने स्तूपा बोला था, सांची स्तूप। ठीक है, जिसमें जो कि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी ये काउंट हो चुका है। तो आपको ये चारों के चारों ऑप्शन दिख रहे थे जो कहीं ना कहीं बुद्धिज्म से रिलेटेड थे। तो ऑप्शन नंबर डी आपका ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, which Chinese traveler in the ancient India wrote the diary called Records of the Travel of the Middle India? आपको एक बुक का नाम दिया हुआ है, आपको बताना है कि कौन से चाइनीज ट्रैवलर ने ये इंडिया में आकर रिकॉर्ड करके गया था। इसका जो आंसर होगा वो आपका ह्यूनसांग होगा, जो बेसिकली आपका आया था मेडिवल इंडिया में हर्षवर्धन के टाइम पीरियड में आया गया था। कहा जाता है कि ये बुद्धिस्ट स्कॉलर होते थे और इंडिया में ये 14 सालों तक रहे थे। तो ऑप्शन नंबर बी, ह्यूनसांग बुद्धिस्ट ट्रैवलर में बोल सकती हूँ। और साथ ही साथ 14 इयर्स इंडिया में रहे थे। ठीक है, आपको जितने भी ये चाइनीज ट्रैवलर आए थे इनके बारे में थोड़ा सा पता होना चाहिए। अगर मैं ह्यूनसांग की बात करूँ, ये आपका हर्षवर्धन के टाइम पे हो गया। अगर मैं एक फाहियान भी आया था, फाहियान आपका चंद्रगुप्त फर्स्ट के टाइम पे आएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, द 13th century टेक्स्ट लेखा पद्धति गिव इंफॉर्मेशन अबाउट विच ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स? आर्ट ऑफ राइटिंग, एसे राइटिंग, लीगल डॉक्यूमेंट या फिर एपिग्राफी। देखिए, इसका जो आंसर होगा वो आपका लीगल डॉक्यूमेंट की फॉर्म में ये एक दर्शाया गया टेक्स्ट है। बेसिकली ये आपके गुजरात के जो चालुक्य किंग होते थे उसके टाइम पीरियड में लिखी हुई एक टेक्स्ट है। क्या बोला मैंने? चालुक्य किंगडम
गुजरात। और ये जो बुक है ये आपका बेसिकली इंफॉर्मेशन देती है स्लेवरी सिस्टम प्लस कंडीशंस ऑफ वुमेन, कि औरतों की उस टाइम पे दशा कैसे होती थी, उनको स्लेवरी सिस्टम में जाने के लिए मजबूर करा जाता था। और ये भी दर्शाया गया है कि कहीं 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 पे तो औरतों ने गरीबी के कारण स्लेवरी सिस्टम को खुद ब खुद अपनाया था। ठीक है, अगर मैं इसकी भी लैंग्वेज की बात करूँ तो लैंग्वेज आपकी हो जाएगी संस्कृत। ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, द खुदाई खिदमतकार वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय, अरे तो बहुत इजी क्वेश्चन है, खान अब्दुल गफ्फार खान। 1929 में इन्होंने खुदाई खिदमतकार को शुरू करा था, और इसी को मैं आपका बच्चा खान भी बोलती थी या फिर शादी खान भी बोलती थी। ये बेसिकली अपनी नॉन वायलेंट एक्टिविटी के लिए बहुत ज़्यादा फेमस थे, और जो कि इंस्पायर होते थे गांधी जी से। ठीक है, खुदाई खिदमतकार सर्वेंट्स ऑफ गॉड 1929 में आपकी ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट हुई थी बाय खान अब्दुल गफ्फार खान। और इन्हीं का मैंने एक नाम और बताया आपको, बच्चा खान, और जो कि बहुत ज़्यादा फेमस किसके लिए थे, अपनी नॉन वायलेंट एक्टिविटीज़ के लिए प्लस पीसफुल प्रोटेक्शन के लिए। ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाए। द महाज सत्याग्रह ऑफ 1927 वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय, महाज सत्याग्रह डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। देखिए क्या होता था इसमें, पहले के टाइम में क्या अनटचेबल्स को जगह जगह पे जाने की परमिशन नहीं होती थी। बेसिकली कहूँ तो एक लोअर कास्ट को अनटचेबल कास्ट में काउंट करा जाता था, और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को अनटचेबल्स का फादर कहा जाता है। उस टाइम पे इन्होंने ये शुरुआत करी थी जब अनटचेबल्स को, ये जो पानी का टैंक होता था वहाँ पर पानी पीने की परमिशन नहीं होती थी, तो उन्हें परमिशन दिलाने के लिए इस मूवमेंट का स्टार्ट करा गया था दलितों के लिए। ठीक है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, वही डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जिनको हम लोग अपने कॉन्स्टिट्यूशन के निर्माता में सबसे बड़ा हाथ डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, द सत्यशोधक समाज वाज सेट अप बाय, सत्य शोधक समाज ज्योतिबा फुले। देखिए एनडीए में बहुत इजी क्वेश्चंस आए हुए हैं, मैं इनको टफ कैटेगरी में नहीं डालूंगी। अगर आपने एनसीईआरटी या फिर आपने पीवाईक्यूज को बहुत अच्छे से फॉलो किया है, आपने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करी है, तो ये क्वेश्चंस इजी हैं, टफ बिल्कुल भी नहीं है। देखिए सत्यशोधक समाज क्या था, आपने देखा होगा कि 1885 में आपकी कांग्रेस की फॉर्मेशन हो गई थी। 1857 में आपका 1857 का रिवॉल्ट उठा था, और इसकी जो शुरुआत हुई सत्यशोधक समाज की, ये 24 सितंबर 1873। अब देखिए यहाँ से लेके और यहाँ तक के बीच में भारतीय लोगों के मन में अंग्रेजों की जो एक इमेज थी, जो छवि थी, वो उन्हें पता चल चुका था कि अंग्रेज हमारा फ़ायदा उठा रहे हैं, वो हमारे हितों के लिए काम नहीं कर रहे। तो जगह जगह पे कुछ ऑर्गेनाइजेशंस बननी शुरू हो गई थी, जिनका काम ये होता था कि हम लोग विमेंस के राइट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं जितना भी हमें करना चाहिए, सती सिस्टम को बचाना चाहिए, वेस्टर्न एजुकेशन का जो प्रमोशन है कहीं ना कहीं होना चाहिए, बट एक लिमिटेड पावर तक होना चाहिए। साथ ही साथ समाज में जितनी भी आपकी कुरीतियाँ फैली हुई थी इनको बंद कराना चाहिए। ठीक है, तो इसी के लिए सत्यशोधक समाज ज्योतिबा फूले ने इसकी स्टार्टिंग करी थी, और कहा जाता है कि महाराष्ट्र वाले रीजन में इसकी शुरुआत करी गई थी। अगर मैं और ऑर्गेनाइजेशंस के नाम गिनवाऊँ जो 1885 से पहले बन चुकी थी, जगह जगह पे लोगों ने शुरुआत कर दी थी, उनमें नाम आता है आपका ब्रह्म समाज का, आर्य समाज का, वेद समाज का, आत्मेय सभा का, तत्वबोधिनी सभा का। ठीक है, ज्योतिबा फूले। नेक्स्ट देखिए, Nkrumah was one of the 5 leaders who comprised the core of the non-alignment movement. Which of the following was country in Africa? इसका आंसर होगा घना। देखिए जो नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट थी आपका आफ्टर इंडिपेंडेंस, एक कोल्ड वॉर के बीच में कुछ ऐसी कंट्रीज थी जो कि सोवियत यूनियन से भी नहीं मिलना चाहती थी और यूनाइटेड स्टेट्स से भी नहीं मिलना चाहती थी। तो उस टाइम पे एक कॉन्फ्रेंस का ऑर्गेनाइजेशन हुआ था 1961 में, और जिसमें इंडिया की तरफ से रिप्रेजेंट करा था जवाहरलाल नेहरू ने, और ये जो है नक्रुमा उनको उन्होंने रिप्रेजेंट करा था घना की तरफ से। ठीक है,
ऑप्शन नंबर डी. नेक्स्ट, द आइडिया ऑफ द प्लानिंग इन द इंडिया वॉज ड्रॉन फ्रॉम. प्लानिंग बॉम्बे प्लान, इसका जो आंसर होगा बेसिकली बॉम्बे प्लान होगा. क्यों? देखिए, प्लानिंग कमीशन हो गया, आप 5 ईयर प्लान भी पढ़ते हो इकोनॉमिक्स में. उनका काम क्या होता है कि हम गवर्नमेंट की जितनी भी पॉलिसीज़ हैं उनका एक ड्राफ्ट तैयार कर सके. उनका जो गवर्नमेंट अपना एजेंडा लेके आने वाली है उनको हम लोग एक सिस्टमैटिक तरीके में रख के, ताकि हमारे साल बर साल प्लानिंग होती रहे पैसे की, गवर्नमेंट पॉलिसीज़ को, और ताकि हम लोग डेवलपमेंट की तरफ अपना काम जो है उसको अच्छे से बढ़ा सकें. ठीक है, तो यही क्वेश्चन में पूछा हुआ है, द आइडिया ऑफ द प्लानिंग इन इंडिपेंडेंट इंडिया. इंडिपेंडेंट स्वतंत्र भारत के प्लानिंग में लिए किसका काम कहाँ से उठ के आता है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा बॉम्बे प्लान. ठीक है, ये टोटल 10 क्वेश्चंस थे 2022 में. नेक्स्ट में किसी और सेक्शन को डिस्कस करेंगे. टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग PYQs. थैंक यू.